तो ब्लू स्मार्ट भारत के ईवी स्पेस का एक चमकता हुआ सितारा अचानक एक बहुत बड़े कॉरपोरेट स्कैंडल में कैसे फंस गया। आज हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे। देखेंगे कि कैसे ये इतना प्रॉमिसिंग स्टार्टअप और इसकी जो एक पार्टनर कंपनी थी जेनसॉल इंजीनियरिंग वो कोलैप्स कर गई। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक शॉकिंग सोशल मीडिया पोस्ट से। सोचिए, कंपनी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ये पोस्ट आता है और बस यहीं से पब्लिक में हंगामा मच गया। इसी एक ट्वीट ने एक पूरे स्टार्टअप के कोलैप्स की कहानी दुनिया के सामने रख दी। मतलब ड्रामा तो यहीं से शुरू हो गया था। तो इस पूरे केस को हम 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये पूरा सेटअप था क्या, कौन थे इसमें मेन प्लेयर्स। फिर हम देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा ईवी हाइस्ट हुआ वो हुआ कैसे। तीसरे हिस्से में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो फेलियर्स थी उनको एनालाइज करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला और इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल थे और उनका ओरिजिनल बिजनेस प्लान क्या था जिसने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज सेट की। तो देखिए, इस कहानी में 3 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है ब्लू स्मार्ट जो कि एक ईवी राइड हीलिंग स्टार्टअप था। दूसरी तरफ है जेनसॉल इंजीनियरिंग जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थी और ब्लू स्मार्ट को गाड़ियां सप्लाई करती थी। और इन दोनों के पीछे थे 2 भाई, अनमोल और पुनीत जग्गी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही कंपनीज के को-फाउंडर्स थे। मतलब एक प्राइवेट स्टार्टअप और एक पब्लिक कंपनी, दोनों एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी और यही बात इस केस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अब शुरू में जो गोल था वो बिल्कुल लेजिटिमेट था। प्लान ये था कि बड़े बड़े लोन्स लेकर ब्लू स्मार्ट की ईवी फ्लीट को बहुत तेजी से एक्सपैंड किया जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर उतारनी थी। और हम यहाँ किसी छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। करीब करीब 664 करोड़ रुपए, जी हां, 663.89 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हुआ था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया था। और यहीं पर आता है कहानी में अ मेजर ट्विस्ट। सेबी का आरोप है कि इस बड़े लोन अमाउंट में से करीब 262 करोड़ रुपए कहीं और ही डाइवर्ट कर दिए गए। मतलब पैसा लिया गया था गाड़ियों के लिए लेकिन वहां पहुंचा ही नहीं। और बस यही फिगर, ये 262 करोड़, इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा गया कहां। चलिए अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं और इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। देखते हैं सेबी की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये हेरफेर हुआ कैसे। तो देखिए, ये मनी ट्रेल काम कैसे किया। पहला स्टेप, पब्लिक सेक्टर लेंडर्स से लोन्स लिए गए। ये पैसा आया जेनसॉल इंजीनियरिंग के पास ईवी खरीदने के लिए। लेकिन स्टेप 3, यहां से पैसा प्रमोटर लिंक्ड एंटिटीज, मतलब प्रमोटर्स से ही जुड़ी दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया गया। और चौथा स्टेप, उस पैसे को पर्सनल लग्जरीज और इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च कर दिया गया। और जब हम पर्सनल लग्जरीज की बात कर रहे हैं तो वो कोई छोटी मोटी चीजें नहीं थीं। सेबी की फाइंडिंग्स के मुताबिक इस पैसे से क्या क्या खरीदा गया। एक 43 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट, वो भी गुरुग्राम के डीएलएफ कमीलियाज में। 26 लाख का एक हाई एंड गोल्फ सेट। और तो और 50 लाख रुपए एशनी ग्रोवर के स्टार्टअप थर्ड यूनिकॉर्न में भी इन्वेस्ट किए गए। मतलब पब्लिक का पैसा पर्सनल शॉपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बात सिर्फ पैसों को इधर उधर करने की ही नहीं थी, धोखा और भी बड़ा था। सेबी का आरोप है कि लोन रीपेमेंट्स में जो देरी हो रही थी उसे छिपाने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को जाली, मतलब फॉर्ज्ड कंडक्ट लेटर्स दिए गए। ये एक सोची समझी कोशिश थी ताकि लेंडर्स और रेटिंग एजेंसीज को सब कुछ ठीक ठाक लगे। तो अब सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब व्हाट हैपेंड से अब व्हाई हैपेंड पर आते हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन था जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। इस पूरे स्कैंडल को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या शॉर्ट में आरपीटीज। अब ये होता क्या है, देखिए, जब 2 कंपनियां जिनके मालिक या मैनेजमेंट जुड़े हुए हों आपस में बिजनेस करती हैं तो उसे आरपीटी कहते हैं। ये अपने आप में इलीगल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इन डील्स का इस्तेमाल पर्सनल फायदे के लिए किया जाता है, फेयर मार्केट प्राइस पर नहीं होता। तो गेंसल के केस में क्या हुआ। देखिए, एक तरफ होती है अच्छी गवर्नेंस, जहां एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है जो सब पर नजर रखता है, सारे ट्रांजैक्शंस फेयर होते हैं और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ थी गेंसोल की हकीकत, जहां प्रमोटर्स कंपनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे थे, फंड्स को अपनी दूसरी कंपनियों में घुमाया जा रहा था और पब्लिक के पैसे से पर्सनल गेन किया जा रहा था।
और सेबी ने अपनी फाइंडिंग में बहुत ही सीधी और सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि प्रमोटर्स इस लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपनी पर्सनल पिगी बैंक की तरह चला रहे थे। इस एक लाइन से ही सब कुछ साफ हो जाता है कि गवर्नेंस का लेवल क्या था। चलिए अब आते हैं आखिरी सेक्शन पे, दी आफ्टरमैथ। देखते हैं कि इस पूरे कोलैप्स का नतीजा क्या हुआ और इससे हमें क्या लेसन्स मिलते हैं। जैसे ही सेबी का एक्शन हुआ, सब कुछ बहुत तेजी से ढह गया। देखिए, मार्च 2025 में क्रेडिट रेटिंग डी हो गई, मतलब डिफॉल्ट। 15 अप्रैल को सेबी ने प्रोमोटर्स को बैन करने का ऑर्डर दिया और अगले ही दिन 16 अप्रैल को ब्लू स्मार्ट ने अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए और साल खत्म होते होते कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। और इसके जो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत सिवियर थे। प्रमोटर्स को मार्केट से और डायरेक्टर की पोस्ट से बैन कर दिया गया। सेबी ने एक डिटेल फोरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया। जेंसॉल का स्टॉक प्राइस करीब 90% तक गिर गया। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया और ब्लू स्मार्ट तो दिवालिया हो ही गया। तो आखिर में इस पूरी कहानी से इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स के लिए क्या लेसन्स हैं? 3 मेन टेकअवेज हैं। पहला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से देखिए। अगर ये बहुत ज्यादा हैं तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। दूसरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वैल्यू को समझिए। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बोर्ड ही प्रमोटर्स के गलत कामों के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन होता है। और तीसरा, हाई प्रमोटर कंट्रोल से सावधान रहें। जब फाउंडर्स के पास अनलिमिटेड पावर होती है तो कॉर्पोरेट फंड्स को पर्सनल फंड्स की तरह ट्रीट करने का रिस्क बढ़ जाता है। और आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब किसी भी स्टार्टअप के लिए अग्रेसिव ग्रोथ ही सब कुछ हो, जब तेजी से बढ़ो ही एकमात्र मंत्र हो, तो फिर उन गार्ड रेल्स की, उन नियमों की रक्षा कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को खुद से पूछना चाहिए।